सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ओशन एंड कॉन्टिनेंट। मतलब इस चैप्टर में हम पूरी तरीके से ये देखने की कोशिश करेंगे क्लास 11th के अंदर 2022 के हिसाब से कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो अर्थ सरफेस था वो कई हजारों साल पहले हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि धरती में उत्पत्ति का निर्माण मानव योनि का तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत समय के पश्चात ही हुआ। लेकिन जैसे जैसे जिस कॉन्टिनेंट पे, जिस अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, जिस एशिया, अफ्रीका, यूरेशिया, जितनी भी सारी कंट्रियाँ हैं वो किसी ना किसी कॉन्टिनेंट पे बेस्ड है। तो उसके बारे में हम इसमें बेसिकली बात करेंगे। अब ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो यूनिट 2 के अंदर जो चैप्टर है आपका द अर्थ, और उसके बाद वेगनर का कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में इसमें पूरी तरीके से स्टडी करी जाएगी। मतलब इसमें ये जानने की कोशिश करी जा रही है कि किस तरीके से हमारे जो कॉन्टिनेंट बने, मतलब देश बने या जितने महाद्वीप बने वो कैसे बने, किस तरीके से पूरे के पूरे महासागरों का, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऐसे कितने महासागर है जितने बने वो सब हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप सभी लोग हमारे एपी फैमिली के साथ जुड़े हैं नोट्स के लिए, सो बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स के लिए वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और आप हमारे साथ टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसमें हम अपडेट देते रहते हैं नॉलेज से भरी हुई चीज़ें, तो वहाँ पे भी ज़रूर जुड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप फ्री हैं तो ही इस वीडियो लेक्चर सीरीज को अटेंड करिए, क्योंकि अगर आप चीज़ें मिस कर देते हैं तो होता है कि फिर पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोकल सी बात कही गई है शुरुआती एनसीईआरटी के पेज के ऊपर कि किस तरीके से पूरे के पूरे अर्थ सरफेस की, पूरे के पूरे ग्लोब की, अगर इस गोला की बात करें तो पूरे की पूरे कॉन्टिनेंट को अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी जो है 9% पे उसकी सतह है और बाकी सारे हिस्सों पर पानी ही पानी हमें देखने को मिलता है। यानी कि 71% जल है और 29% हमें क्या दिखता है, अर्थ सरफेस, जो पूरी की पूरी 8 बिलियन आबादी को लेके बैठा हुआ है। मतलब जितने आप तो इंडिया तो छोटे से लेवल पे सोच रखे हैं, 29% पूरा का पूरा सातों के सातों महाद्वीप है। अब तो 8वां महाद्वीप भी, ज़ीलैंडिया भी एक पार्ट बन चुका है। तो जितनी भी आने वाली जनसंख्या है या आने वाली पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से इसी 20% पे रहेगी। ये गोला आकाश में घूम रहा है और ऐसा घूम रहा है कि हमें खुद को नहीं पता। इसकी त्रिज्या 6000 कुछ किलोमीटर की है, तो पूरी रेडियस देखें तो 12000 किलोमीटर की, 13000 समथिंग हो जाती है, 12 से 13000 किलोमीटर का। लेकिन आप देखिए ना कि आकाश में कैसे घूम रहा है। आकाश गंगा के अंदर एक पिंड घूम रहा है और उसमें से 29% पे ज़मीन है जिसपे पूरा का पूरा संसार टिका हुआ है। 8 बिलियन की आबादी 2024 तक आकी जा रही है, 2025 में आई थिंक कंप्लीट हो जाए। और दोस्तों सोचिए कैसे लोग रह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछले अध्याय में हमने धरती के अंदर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भूकंप कैसे आ रहे हैं, हमने कोर के बारे में, मेंटल के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों इस पे हम ये परिचित हो जाएंगे इस चैप्टर से कि पृथ्वी पे 29% ऑफकोर्स ज़मीन है और बाकी हिस्सों पे महासागर फैला हुआ है। महासागर आपको मानचित्र में ये दिखाई दे रहा होगा। इसमें धीरे धीरे करते आज का जो कॉन्टिनेंट हमें दिखाई देता है वो ये दिखाने की कोशिश करता है, ये चैप्टर आज को बताएगा कि पहले इसकी प्रेजेंस कैसी थी, पहले ये कैसा था, हजारों साल पहले पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट था वो कैसा था, फिर धीरे धीरे करते अलग हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी अभी मूव नहीं कर रही, अभी भी पृथ्वी मूव कर रही है, क्योंकि ये प्लेटों पे टिकी हुई है और ये प्लेटें मूव करती ही रहती हैं। और बस वो हमें क्या है कि हमें पता नहीं चलता है कि बेसिकली ये कितनी कैसे मूव कर रही है ना। नहीं तो बाकी तो हमें चीज़ें समझ में आ जाती है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, अगर आप देखने की कोशिश करें तो मतलब ये है कि महासागरों की जैसी स्थिति आज आपको दिखाई दे रही है, जो आपको ये जितना पानी दिखाई दे रहा है पहले ऐसा नहीं था। और इवन जो कॉन्टिनेंट, जो देश, जो कंट्रियाँ आज आपको दिखाई दे रही है वो ऐसे नहीं थी और ना ही आगे इन फ्यूचर में ऐसी रहेगी। तो ये एनसीईआरटी का पहला पेज आपको समझाने की कोशिश करता है। तो पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाई एंड हाउ दे चेंज देयर पोजीशन। पूरे चैप्टर में हम समझेंगे कि ये अपनी पोजीशंस बदल क्यों रहे हैं, ये कैसे बदल रहे हैं, एंड हाउ दे हैव डिटरमाइंड देयर अर्लियर पोजीशन, और शुरुआती समय में इनकी पोजीशन कैसी थी, और व्हाट वर देयर पोजीशन इन द पास्ट, मतलब आने वाले समय में पोजीशन कैसी होगी पृथ्वी के कॉन्टिनेंट के हिस्सों की, और पास्ट में इसकी स्थिति कैसी रही होगी।
सो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, जादुई चीज है, ऐसी कल्पनाएं जो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि हम जिस घर पे खड़े हुए हैं, क्या उसके धरती के नीचे की प्लेटें खिसक रही है, क्या हमारा घर भी आज अगर इधर है तो कल को कुछ सालों के बाद क्या कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये इतना स्लोली हो रहा है ना, कई करोड़ों साल लगे हैं इसको इस प्रेजेंट टाइम में आने के लिए। तो ऑफ कोर्स कई करोड़ों साल लगेंगे कि चीज़ों को मूव होने के लिए। मूव होती हैं चीज़ें, लेकिन हमें उतना बारीकी से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 24 घंटे ये अर्थ सरफेस के अंदर प्लेट टेक्टोनिक काम कर रही है ना। तो इतना डीपली नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सबूत है, कुछ वैज्ञानिक है जो ये बताने की कोशिश करते हैं। कई वैज्ञानिकों ने इस समानता के बारे में सोचा, दो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका की संभावनाओं पर विचार करा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे देख सकते हो अब्राहम ओर्टिलियस इनका नाम है, अब्राहम ओर्टिलियस, इन्होंने इसके ऊपर स्टडी करी। इन्होंने बताया कि कई हजारों साल पहले ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा ये सरफेस ना आपस में मिला होगा, फिर जब विस्फोट हुआ होगा या क्या कहते हैं प्लेटें टकराई होंगी, या कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हुई होंगी कि ये अलग होती चली गई होंगी, और जैसे जैसे ये अलग होती चली गई होंगी वैसे वैसे स्थिति बदलती जा रही होगी। एंड दिस इज द वे दैट कि जितना कॉन्टिनेंट बना और जितना का जितना पानी हमें दिखाई दे रहा है वो हुआ। कैसे? इस थ्योरी का सबसे बड़ा रोल निभाया अल्फ्रेड वेगनर ने, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी। इसमें बताया कि किस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, अलग हुआ। इन्होंने थ्योरी प्रूफ करके दिखाई थी, और ये थ्योरी दोस्तों ये बताती है, एक अकेली थ्योरी, ऑल द कॉन्टिनेंट फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। ये अकेली थ्योरी ये बताती है अल्फ्रेड वेगनर की कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा का पूरा महाद्वीप जो है वो कभी एक सिंगल महाद्वीप हुआ करता था, और एक सिंगल महाद्वीप अगर हुआ कर कई हजारों साल के बाद ये महाद्वीप अलग होते चले गए, और इसके लिए उन्होंने प्रूफ दिया, और फिर ये अलग होता चला गया, अलग होता चला गया, अलग होता चला गया। ठीक है, तो हम इसे समझ सकते हैं। एनसीईआरटी की डेफिनेशन अगर पढ़े, ऑल कॉन्टिनेंट फॉर्म अ सिंगल कॉन्टिनेंट मास एंड मेगा ओशन सराउंडेड द सेम, द सुपर कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड पेंजिया, व्हिच मींस दैट ऑल अर्थ। पर ये डेफिनेशन है, आप तो चाहे तो पढ़ लीजिए, नहीं समझना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको पेंजिया समझ में आना चाहिए कि पेंजिया एक पूरा का पूरा लैंड मास था जो कभी सारे लोग एक साथ थे, और उसका नाम इन्होंने पेंजिया दे दिया, जिसका मतलब अर्थ था। और उसके बाद जो पेंजिया था वो पूरा का पूरा लैंड मास था, लेकिन दोस्तों जो पानी था उसको इन्होंने पेंथालासा बोला। पेंथालासा अजीब सा वर्ड है ना सुनने में, पेंजिया पेंथालासा, लेकिन क्या करें, एनसीईआरटी ने बड़ी ही गंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन ऑफ कोर्स हमें उसे पढ़ना होगा, हमें समझना होगा, हमें उतना ज्ञान लेना जितना हम पेपर के अंदर लिख सके काफी आसानी से। तो पेंजिया पहले था, पूरा का पूरा पेंजिया था, और जो पानी वाला इलाका था उसे पेंथालासा कहा गया। तो दोस्तों पेंजिया के अंदर पहले दो हिस्से इसमें टूटे, पहले दो हिस्से टूटे, और दो हिस्से टूटने का नाम इन्होंने, एक का नाम दिया लोरेशिया, जो नॉर्थ अमेरिका और यूएसए के अंदर टूटा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया में, सॉरी यूरोप और एशिया में टूटा, और वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन पेनिनसुलर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के हिस्सों में टूटा। तो आप ये देख सकते हैं गोंडवाना हो गया और ये लोरेशिया हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से 260 मिलियन ईयर्स अगो ये सिचुएशन रही होगी, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। अब इस सिद्धांत को सपोर्ट करने के लिए ये कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी आई। अल्फ्रेड वेगनर बताते हैं कि मेरा मानना यह है कि शायद से सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में एक सिंगल लैंडमास जरूर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट करा, उन्होंने कॉन्टिनेंट के एक छोर को दूसरे छोर से मैच करके दिखाया। दूसरा, उन्होंने सारी रॉक्स को और ओशंस के टेम्परेचर को, रॉक्स के एजेस को पढ़ा, समझा, देखा कार्बन डेटेड के तहत। उसके बाद टिलाइट्स देखा उन्होंने। टिलाइट्स एक हिम नदियों से बना हुआ, हिम नदियों से बना हुआ बर्फ की चट्टानें थी जो कई सालों तक ठंडी रही और फिर पत्थरों के अंदर ही जम गई, तो ये हिमनद टिलाइट्स बोले गए। फिर प्लेजर डिपॉजिट पड़ा कि कुछ ऐसी चीज जो इस कॉन्टिनेंट के कोने पे पाई जाती है और सेम दूसरे कॉन्टिनेंट के कोने पे पाई जाती है, वो भी देखा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स देखा कि यार जो जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे एक कॉन्टिनेंट के कोने पे है, सेम वही चीज दूसरे कोने पे क्यों पाई जा रही है। तो एक एक करके देखते हैं, स्टडी करते हैं। नंबर 1 मैचिंग। जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर से इसने मैच करा, और देख सकते हो 1964 के अंदर बुलरॉड करके इनका नाम था, कनेक्ट द कोस्टलाइन ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, कंप्यूटर प्रोग्राम विद प्रूव करेक्टली। उन्होंने कंप्यूटर की मदद से
पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को जोड़ के दिखाने की कोशिश करी, और जो दिखाता है कि प्रूफ कि करेक्टली मैच हो रहा है, और करेक्टली मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रूफ है कि हाँ भाई कभी सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक रहे होंगे। 1964 में ये प्रूफ हुआ। उसके बाद रॉक्स की एज को देखा गया। जो रॉक की एज 2000 साल पहले इतनी थी, 2 करोड़ साल पहले इतनी थी, वही सेम रॉक की एज जो है जुरासिक एज कहलाती है। और दोस्तों ये वो टाइम पीरियड था जिसमें बताया गया क्लियर कट कि हाँ जो एज हमें मिल जाता है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे, वही चीज़ हमें मिल जाती है कहाँ पे, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे। तो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट और साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट पे जो कोने कोने पे रॉक्स पाई जाती है, उनके एजेस में समानता बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पे टिलाइट्स अगर आप देखें तो देखो अंटार्कटिका बहुत 1000 साल पहले पूरा ठंडा था, जब पूरा का पूरा ये एक हिस्से में था। लेकिन जैसे जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होता चला गया तो ये बर्फ की चट्टानें जो थी ये अपने साथ चली गई लेके, और बर्फ की चट्टानें जब अपने साथ लेके चली गई तो वहां पे जो पत्थर पाए गए उनके अंदर इन टिलाइट्स को देखा गया। तो ज्यादातर कहाँ देखा गया, अफ्रीका के छोर पे, साउथ अमेरिका के छोर पे, इंडिया में तो था ही, अंटार्कटिका में था ही, और मेडागास्कर इधर के आसपास के ग्लेशियर वाले चट्टानें जो जम गई बाद में, और बाद में चट्टानें बन गई, अब सारी चट्टानें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे अफ्रीका, फोकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये सारे का सारा बढ़ता चला गया, और जब बढ़ता चला गया इससे प्रूफ हुआ कि ये सारे के सारे लोग एक होंगे कई हजारों साल, करोड़ों साल पहले। दूसरा, प्लेजर डिपॉजिट। प्लेजर डिपॉजिट का मैंने बता दिया, घाना के अंदर जो चीजें मिली थी वही सेम चीज यहाँ पे आपको ब्राजील के आसपास के हिस्सों में मिली। और ये प्लेजर डिपॉजिट का मतलब होता है कुछ ऐसे खनिज, कुछ ऐसे रिसोर्सेस जो अफ्रीका और ब्राजील के तट पे पाए गए, जिससे हमने अंदाजा लगाया कि हाँ भाई ये सारे के सारे प्लेजर डिपॉजिट भी हुए होंगे वहां पे। तीसरा आंसर है फॉसिल्स। फॉसिल्स तो मुझे सबसे जेन्युइन चीज लगती है। उनका मानना ये था कि जो अफ्रीका के इधर के हिस्सों में मिले वो इंडिया में मिले और अंटार्कटिका में मिले। उसके बाद जो फॉसिल्स हमें एलिगेटर्स के पाए गए, जो फॉसिल्स हमें दूसरे जानवरों के यहाँ पे अफ्रीका के लास्ट के हिस्सों में, साउथ अमेरिका के और ब्राजील के कोनों के हिस्सों में पाए गए, तो सेम फॉसिल सेम पेट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी बिल्कुल सही थी, और इसका मतलब ये कि सारे के सारे लैंडमास एक हुआ करते होंगे। सो दोस्तों दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। प्रूफ कराने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि भाई पूरे चैप्टर के अंदर मेन क्या है। आई होप दिस वीडियो वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज। और ईपी फैमिली पे से नहीं जुड़े टेलीग्राम अकाउंट पे तो जरूर जुड़िएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।